Welcome on Mahari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, we will progress a poem, and the poem name is Bridges, which is written by Robert Frost. And Robert Frost was a great American poet, and his lifespan is 1874 to 1963. So you can call Robert Frost was a great modern poet because his lifespan is 1874 to 1963, and he was included. This poem is included in Frost's third collection of poetry, Mountain Interval, which is published in 1916, written in blank verse in 1913 or 14, and first appeared in Atlantic monthly August issue of 1915. The poem centers on various themes of balance, youth, spirituality, and the natural world, written in conversational language. So ये जो पोएम है ये रॉबर्ट फ्रोस्ट ने लिखी है। रॉबर्ट फ्रोस्ट जो है वो एक ग्रेट अमेरिकन पोएट हैं। उनका लाइफ स्पैन है 1874 से 1963 तक, और ये जो पोएम है ये क्या है, माउंटेन इंटरवल नाम का एक इनका कलेक्शन था पोइट्रीज का, जो कि 1916 में पब्लिश हुआ था। उसमें ये पब्लिश हुई थी, बट ये लिखी गई कब गई थी, 1913 और 14 के बीच में लिखी गई थी ये। और सबसे पहले ये अपीयर्ड हुई थी अटलांटिक मंथली नाम का कोई आप बोल सकते पेरियोडिकल आता है होगा, जो अगस्त में आया था, इशू हुआ था 1915 में। उसमें ये जो है फर्स्ट टाइम अपीयर्ड हुई थी, बट बाद में उसको माउंटेन इंटरवल जो बुक थी उसमें डाल दिया गया, जो कि 1916 में पब्लिश हुई थी। ये जो पोएम है इसमें बहुत सारी वेरियस थीम आपको मिलेगी। बैलेंस है, लाइफ का बैलेंस है, यूथ दिखाया है, स्पिरिचुअलिटी दिखाई है ना। लाइफ का बैलेंस दिखाया है कि इंसान को बैलेंस कैसे करना होता है अपनी लाइफ में, या उसका क्या बैलेंस रहता है, यूथ जवानी में वो कैसा होता है, क्या चीज़ें होती है वो दिखाया है। स्पिरिचुअलिटी दिखाई है ना, थोड़ी आप बोल सकते हैं कि आध्यात्मिकता दिखाई है, स्पिरिचुअलिटी। नेचुरल वर्ल्ड दिखाया है कि इंसान जो नेचुरल वर्ल्ड में कैसा होता है, रिटन इन कन्वर्सेशनल लैंग्वेज में ये लिखी गई है। अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको फील होगा कि ये जो पोएम है ऐसा लग रहा है जैसे कि इसमें कोई कन्वर्सेशन चल रही हो। देखो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ इसकी क्या समरी है। When the speaker, the poet himself, इसमें जो स्पीकर है जो वो पोएट हिमसेल्फ है, खुद है पोएट, sees a row of bent bridges in contrast to straight trees. उन्होंने क्या देखा पोएट ने कि दो तरह के पेड़ हैं, एक पेड़ एकदम सीधा खड़ा हुआ है, एक पेड़ जो है वो झुका हुआ है। तो ये कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं उसमें कि क्यों झुका हुआ है। वो अगर सोचते हैं कि क्यों झुका हुआ है तो वो कह रहे हैं he likes to think that some boy has been swinging them, कि जो पेड़ झुका हुआ है हो सकता है कि उस पे कोई जो बच्चे हैं उन्होंने झूला झूला हो, इसकी वजह से वो जो है बेंड हुआ हुआ हो, झुका हुआ हो। He then realized that it was not a boy. फिर वो खुद ही उस चीज़ का आंसर करे कि नहीं, ये बॉय जो है इस पे झूल के इस पेड़ को नहीं झुका सकते हैं, ये तो इसलिए झुका है क्योंकि rather the ice storms that had bent the bridges, कि कोई आइस का जो है स्टॉर्म आया होगा, कोई इतना तूफान आया होगा जिसमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम गई होगी, और बर्फ़ जमने से वो पेड़ की जो पत्तियां हैं या टहनियां हैं उन पे बर्फ़ जम गई, तो वो जो पत्तियां हैं टहनियां ये सब लटक गई, तो वो पेड़ झुक गया। ठीक है, ये ऐसा आइडिया लगा रहे हैं। ऑन अ विंटर मॉर्निंग फ्रीजिंग रेन कवर्स द ब्रिजेस विद आइस, और विंटर मॉर्निंग में ऐसा होता है फ्रीजिंग रेन, जो कि फ्रीजिंग रेन इन द सेंस जो रेन जिसके साथ में स्नो, साथ में बर्फ आए, ठीक है, वो क्या करती है, कवर्स द ब्रांचेस विद आइस, पूरे ब्रांचेस को भर देती है आइस से, ऊपर कवर कर देती है। मतलब आप ये एक इमेजरी कर सकते हैं कि ऐसी जगह है ये जहाँ पे सब कुछ बर्फ से ढका हुआ है, पेड़ पौधे सब बर्फ से जो है ढके हुए हैं। ये एक ऐसी जगह को दिखा रहे हैं अपनी पोएम में। On a winter morning, freezing rain covers the branches with ice, which then cracks and falls to the snow-covered ground. और वो क्या हो रहे हैं, ऑब्वियस बात है कि बहुत सारी जब चीज़ें हैं, पूरा जैसे सब कुछ अगर बर्फ़ से ढका हुआ होगा, बट वो बर्फ़ पिघलेगी भी तो सही, तो उसके बाद का एटमॉस्फेयर भी बताया है, उसके बाद का जो वहाँ का सीन है वो कैसा रहता है। ठीक है, on a winter morning freezing rain covers the branches with ice, which then cracks and falls to the snow covered ground. और जो बर्फ़ है वो बाद में टूटेगी भी, क्रैक्स भी होगी, और स्नो कवर्ड ग्राउंड, और ग्राउंड में आ जाएगी। ठीक है, जो अगर पेड़ पौधों पे कोई बर्फ़ जमी हुई है तो वो बर्फ़ जो है नीचे गिरेगी पिघलने से,
और वो टुकड़ों टुकड़ों में बट जाएगी और ग्राउंड में आ जाएगी। द सनलाइट रिफ्रैक्ट्स ऑन द आइस क्रिस्टल मेकिंग अ ब्रिलियंट डिस्प्ले। और ऐसा भी होगा जब वो नीचे गिरेगी तो जो सन की रेज हैं, जो सन की बीम्स हैं, वो उस पर आएगी और वो आएगी तो एक रेनबो जैसा सा कुछ बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि सन की रेज अगर बर्फ पे गिरती है, आप इमेजिन कर सकते हैं, तो एक ब्यूटीफुल सा कुछ आपको रिफ्लेक्शन दिखाई देगा रेनबो जैसा, जिसमें बहुत सारे कलर्स होंगे। तो ऐसा अगर बर्फ पे गिरेगी सन की रेज तो कैसा इमेजरी होगी, वैसा ही सेम दिखाया है कि जब वो बर्फ जो कि पेड़ पौधों पे जम जाती है और बाद में पिघलने से नीचे ग्राउंड में गिर जाती है, उसके बाद में जो सन की रेज हैं वो उन पे आती है, तो जैसा रेनबो जैसा बन जाता है वैसा कुछ हमें देखने को मिलेगा। When the truth strikes and speaker, he still prefers his imagination of a boy swinging and bending the breeches। फिर वो वापस ये भी इमेजिन कर रहे हैं कि हो सकता है कि कोई बच्चे जो हैं वो इस जो पेड़ झुके हुए हैं उन पे झूल कर गए हों, इसकी वजह से ये पेड़ झुक गए हों। The speaker says he also was a swinger of breeches when he was a boy and wishes to be so now। और वो कह रहा है मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि बच्चे झूल के गए होंगे क्योंकि जब मैं अपने चाइल्डहुड में था तो मैं भी उन पेड़ों पे जो है क्या करता था, स्विंग करता था, झूलता था। तो मैं अपने जैसा ही समझ रहा हूँ कि हो सकता है इसीलिए ये पेड़ झुक गए हो, क्योंकि बच्चे इस पे झूले हो, क्योंकि मैं भी अपने बचपन में ऐसा करता था और मैं अभी भी करना चाहता हूँ। एंड विशेस टू बी सो नाउ, मैं अभी भी ये सब करना चाहता हूँ। तो कहने का मतलब है कि आप देख सकते हैं कि इस पोएम में कहीं ना कहीं अपने चाइल्डहुड को जो स्पीकर है, जो पोएट है, वो मिस कर रहा है। देन क्या बात आ रही है, When he becomes weary of his world, वो कह रहा है जब मैं थक जाऊंगा इस वर्ल्ड से, एंड लाइफ बिकम्स कन्फ्यूज्ड, और लाइफ जो है कन्फ्यूज हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा, एक पेंडुलम की जैसी हो जाएगी कि क्या करना है। He would like to go toward heaven by climbing a bridge tree and then coming back again। तो वो कह रहा है अगर जब मेरी लाइफ में ऐसा कुछ आए कि मुझे या तो है जो कंफ्यूज हो जाऊं मैं कि मुझे क्या करना है, कुछ समझ नहीं आई, या फिर वियरी ऑफ दिस वर्ल्ड, या फिर इस वर्ल्ड से अगर मैं थक जाऊं तो आई वुड लाइक टू गो, तो मैं जाना चाहूँगा टूवर्ड हेवन बाय क्लाइंबिंग अ ब्रिज ट्री एंड देन कमिंग बैक अगेन। मैं ब्रिजेस ट्री पे चढ़ के हेवन में जाना चाहूँगा और दोबारा वापस भी आना चाहूँगा, बिकॉज अर्थ इज़ द राइट प्लेस फॉर लव। क्योंकि जो अर्थ है वो राइट प्लेस है किसके लिए, लव के लिए। तो ये बहुत ब्यूटीफुल पोएम है। ये छोटी सी समरी मैंने आपको इसकी बता दी। इसमें जो पोएट है जो कि खुद स्पीकर भी हैं, वो जो है अपनी लाइफ से यही चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में जैसे मेरा चाइल्डहुड जो है वो वापस लौट के आ जाए। मैं जो है हेवन में जाना तो चाहता हूँ, बट हेवन से वापस अर्थ पे भी आना चाहता हूँ, क्योंकि अर्थ जो है वो एक प्यार करने के लिए सही जगह है। ठीक है, वो इस चीज़ में अपनी इस पोएम में अपनी चाइल्डहुड को याद ज़रूर कर रहे हैं, बट वो वापस भी आना चाहते हैं। तो ये मैंने आपको शॉर्ट इसकी समरी बता दी। अब हम इसके एक स्टेंजा को पढ़ सकते हैं। एक स्टेंजा को हम इसके पढ़ते हैं। आप टेक्स्ट में देखें इसका स्टेंजा, फर्स्ट जो स्टेंजा है वो एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। जो ब्रिजेस पोएम है वो रॉबर्ट फ्रोस्ट ने लिखी है। इस पोएम में बहुत सारी थीम आपको देखने को मिलेगी, यूथ, स्पिरिचुअलिटी, बैलेंस, है ना, लाइफ का बैलेंस, नेचुरल वर्ल्ड। और आप ये भी बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस पोएम में नेचर का टच भी है, क्योंकि इसमें नेचर की बहुत सारी चीज़ें दी है। तो आप बोल सकते हैं कि इसमें नेचुरल एलिमेंट्स है पोएम में। ये कन्वर्सेशनल लैंग्वेज में लिखी गई है। ठीक है, हम फर्स्ट स्टेंजा का पढ़ते हैं। When I see bridges bend to left and right, आप टेक्स्ट में देखें, स्टार्टिंग की लाइन है When I see, जब मैं देखता हूँ, bridges bend टू लेफ्ट एंड राइट। ब्रिजेस जो ट्रीज का बारे में बताया गया है, इन्होंने स्पेसिफिक अपनी पोएम का जो टाइटल है वो भी उनके पेड़ के नाम से ही रखा है, ब्रिजेस। तो वो बोल रहे हैं व्हेन आई सी ब्रिजेस बेंड टू लेफ्ट एंड राइट, जब भी मैं देखता हूँ ब्रिजेस ट्री को बेंड हुए हुए, झुके हुए लेफ्ट और राइट में, तो क्या होता है अक्रॉस द लाइन्स ऑफ स्ट्रेट डार्कर ट्रीज। और मैं किसके बीच में देखता हूँ ऐसे ब्रिजेस ट्री को, अक्रॉस द लाइन्स ऑफ स्ट्रेट ट्रीज, जो पेड़ सीधे खड़े हुए हैं उनके बीच में ये ब्रिजेस के जो पेड़ हैं उनको देखता है, कोई लेफ्ट की तरफ झुक रहा है, कोई राइट की तरफ बेंड हुआ है। तो जब उन दोनों पेड़ों को वो देखता है, एक तरफ देखता है ब्रिजेस ट्री को जो कि झुके हुए हैं, आधे झुके हुए हैं लेफ्ट की तरफ, आधे झुके हुए हैं राइट की तरफ, है ना, और एक तरफ देखता है वो सीधे पेड़ों को जो स्ट्रेट खड़े हुए हैं बिल्कुल। तो
क्या सोचता है वो? देखो, व्हेन आई सी ब्रिचेस बेंड टू लेफ्ट एंड राइट, जब मैं देखता हूँ ब्रिचेस को बेंड हुए हुए लेफ्ट और राइट में, अक्रॉस द लाइन्स ऑफ स्ट्रेट डार्कर ट्रीज, और उन लाइन के बीच में जहाँ स्ट्रेट डार्कर ट्री, जो एकदम स्ट्रेट ट्री खड़े हैं, उनके बीच में जब मैं देखता हूँ, तो आई लाइक टू थिंक सम बॉयज बीन स्विंगिंग दैम, तो मुझे ऐसा लगता है, आई लाइक टू थिंक, मैं ये सोचता हूँ कि सम बॉयज, कुछ बच्चे, बीन, है ना, सम बॉयज बीन स्विंगिंग दैम, कि कुछ बच्चे जैसे इस पे झूल के गए हों। तो यही है स्टार्टिंग की जो 3 लाइनें, उनमें ये बताया हुआ है कि जब मैं ब्रिचेस के ट्रीज को देखता हूँ सीधे खड़े हुए पेड़ों के बीच में, क्योंकि ब्रिचेस के ट्री जो है वो उनसे डिफरेंट लगते हैं। डिफरेंट क्यों लगते हैं? क्योंकि आधे जो हैं वो बेंड हुए हुए राइट की तरफ, आधे बेंड हुए हुए लेफ्ट की तरफ। और मेरे माइंड में ये देख के क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों हुआ है, बट फिर मैं ये सोचता हूँ कि शायद ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इन पे कुछ बच्चे जो है वो झूल के गए हों, स्विंग करके गए हों। ठीक है, आई लाइक टू थिंक सम बॉयज बीन स्विंगिंग दैम, बट स्विंगिंग डजंट बेंड देम डाउन टू स्टे एज आई स्टॉर्म्स डू। फिर वो खुद ही इसका जो है कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि नहीं, जो जिस तरह से ये झुके हुए हैं उस तरह से पता चल रहा है कि शायद इन पे बच्चे नहीं झूले। ये तो जो स्टॉर्म आया था विद आइस के साथ जो स्टॉर्म आया था जिसमें बहुत सारी बर्फ़ गिरी थी, उन बर्फ़ के उन पे लदने से झुक गए हैं, उनके बर्फ़ के भार से जो है ये पेड़ झुक गए। तो आप एक अच्छा सा इमेजिनेशन कर सकते हो कि एक पेड़ है जिस पे बहुत सारी बर्फ़ अगर जो है जम जाए तो वो पेड़ जो है उसकी टहनियाँ जो है वो झुक जाएगी। तो ऐसा कुछ ये बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? I like to think some boys been swinging them, but swinging doesn't bend them down to stay. वो कह रहे हैं कि पर स्विंग करने से ये इस तरह से झुकते नहीं, down to stay as ice storm do, जैसे ice storm आने से जो है झुकते हैं ये। तो यहाँ ये बोलना चाह रहा है कि ये जो पेड़ हैं ये बच्चों के झूलने से नहीं झुके हैं, ये तो ice storm के आने से जब झुकते हैं वैसे झुके हुए हैं। फिर क्या बोल रहा है? ऑफन यू मस्ट हैव सीन देम, अक्सर तुम भी देख सकते हो। ऑफन मीन्स अक्सर, यू मस्ट हैव सीन देम, तुम भी उन पेड़ों को देख सकते हो। कैसे देख सकते हो? लोडेड विद आइस एंड सनी विंटर मॉर्निंग आफ्टर अ रेन। लोडेड विद आइस, आइस से लोडेड हुए हुए तुम भी उन पेड़ों को देख सकते हो और तुम्हें भी आइडिया लग जाएगा कि ये क्यों झुके हुए हैं। लोडेड विद आइस अ सनी विंटर मॉर्निंग आफ्टर अ रेन, और एक सनी विंटर मॉर्निंग में आप इनको देख सकते हो आफ्टर अ रेन, रेन के बाद। कौन सी रेन? जो कि एक आइस के साथ जो रेन आती है, अगर वो आ गई उसके बाद अगर आप इन पेड़ों को देखोगे तो आप भी उनको लोडेड विद आइस, आइस से लोड हुआ हुआ देख सकते हो। और ये बारिश कब आती है? जो विद आइस आती है विंटर मॉर्निंग, सनी विंटर मॉर्निंग। आप सनी विंटर मॉर्निंग में इनको देख सकते हो। ऑफन यू मस्ट हैव सीन देम लोडेड विद आइस अ सनी विंटर मॉर्निंग आफ्टर अ रेन, दे क्लिक अपॉन देमसेल्स, दे क्लिक अपॉन देमसेल्स। दे किसके लिए आया है? जो बर्फ जम गई है पेड़ों पे उनके लिए आया है दे, कि जो बर्फ पेड़ों पे जम गई है और जिनके जमने से जो पेड़ हैं वो झुक गए हैं। कौन से पेड़? ब्रिचेस ट्रीज जो हैं वो बेंड हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? बिकॉज ऑफ द आइस स्टॉर्म, आइस स्टॉर्म के कारण जो है वो पेड़ जो है राइट और लेफ्ट की तरफ बेंड हो गए हैं। और आप भी उनको देख सकते हो, तुम भी कभी कभी देख सकते हो विंटर सनी मॉर्निंग में आप उनको देख सकते हो कि वो लोडेड हो रखे हैं। किससे? बर्फ से। बट क्या होता है? दे क्लिक अपॉन देमसेल्फ, दे आया है उन बर्फ के टुकड़ों के लिए जो कि जम गए हैं पेड़ों पे। दे क्लिक अपॉन देमसेल्स, वो क्लिक अपने आप हो जाते हैं। एज द ब्रीज राइजेस, ब्रीज का मतलब है यहाँ हवा। जब ठंडी हवा चलती है तेज, तब क्या होता है? उन हवा के चलने से जो लोडेड हैं, कौन? बर्फ लोडेड है किस पे? पेड़ों पे, पेड़ों की टहनियों पे बोल सकते हो आप, पत्तों पे बोल सकते हो, उनकी लीव्स पे, है ना। तो क्या होता है कि जब तेज़ हवा चलती है, तेज़ हवा के चलने से वो जो पेड़ की जो बर्फ़ है वो नीचे गिर जाती है। दे क्लिक अपॉन देमसेल्स, वो अपने आप क्लिक हो जाते हैं। कब हो जाते हैं क्लिक? जब क्या होता है? तेज़ हवा चलती है। एज द ब्रीज राइजेस, जब राइज होती है, राइज मतलब उगना, है ना, या फिर किसी चीज़ का स्टार्ट होना। जब स्टार्ट होती है बहुत तेज़ हवा, ब्रीज मतलब हवा, जब तेज़ हवा स्टार्ट होती है तो वो जो पेड़ पे जमी हुई बर्फ़ है वो नीचे गिर जाती है अपने आप। फिर क्या होता है?
दे क्लिक अपॉन देमसेल्व्स एज द ब्रीज राइजेस एंड टर्न मैनी कलर्ड, और मैनी कलर्ड में टर्न हो जाती है। क्यों हो जाती है मैनी कलर्ड में टर्न? बिकॉज जो सन की रेज है, जो बीम्स है, वो उन पर रिफ्लेक्ट करती है। अगर वो उन पर रिफ्लेक्ट करेगी तो एक रेनबो जैसा कुछ बनेगा, और वो क्रिस्टल मतलब बहुत चमकने वाला आपको जो है व्यू दिखेगा कि जो सन की रेज है वो अगर बर्फ़ पे गिरेगी तो कितना सुंदर व्यू दिखेगा। आप देख भी सकते हैं, बहुत सारी मूवीज़ में आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे देखना आप कि जब सन की रेज बर्फ़ पे गिरती है तो कैसा व्यू लगता है। तो वैसा कुछ व्यू दिखाया हुआ है। फिर क्या बोल रहे, दे क्लिक अपॉन देमसेल्व्स एज द ब्रीज राइजेस एंड टर्न मैनी कलर्ड एज द स्टिल क्रेग्स एंड क्रेज देयर एनामल, और टर्न मैनी कलर बहुत सारे कलर में चेंज हो जाती है बिकॉज ऑफ सन रेज के कारण, क्योंकि सन रेज का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन जो है उन जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट चुकी है जो बर्फ उन पे पड़ता है, तब एज स्टिल क्रेक्स, और क्रैक हो जाती है वो स्टिल क्रैक्स। और ऑब्वियस है जब धूप आएगी तो अगर रिफ्लेक्शन आ रहा है सन का तो ऑब्वियस है धूप भी आएगी, और धूप के आने से जो बर्फ़ है एक तो वैसे ही ऊपर से गिरी तो वो क्रैक होगी डेफिनेटली, पेड़ों के ऊपर से जब नीचे बर्फ़ गिरेगी तो वो क्रैक होगी, तो वो क्रैक हो जाती है और उन पे सन का जो है रिफ्लेक्शन आ रहा है। देन एंड टर्न मैनी कलर्ड एज द स्टिल क्रैक्स, और क्रैक हो जाती है एंड क्रेजेस देयर एनामल, और अपनी परत से क्रेजेस देयर एनामल अपनी परत हटा लेती है। देन सून द सन्स वार्मथ मेक्स देम शेड क्रिस्टल शेल, और जब वो क्रैक हो जाती है तो सन क्या करता है, सून द सन्स वार्म, सन की जो वार्म है उससे क्या होता है, मेक्स देम शेड क्रिस्टल शेल, वो उनको मेक्स देम शेड क्रिस्टल शेल बनाता है, एक कांच की तरह बना देता है। ऐसा लगता है उनको देखते हुए, क्योंकि देखो जब बर्फ पेड़ पे होती है, पेड़ से नीचे गिरेगी तो वो टूट जाएगी, क्रैक होगी, उसके बाद में जो सन का रिफ्लेक्शन है वो जब उन बर्फ पे आएगा तो वो धीरे धीरे पिघलना शुरू करेगी। अगर वो मेल्ट होगी तो वो पतली होती जाएगी, अपने इनेमल से अपने हटती जाएगी, और वो हटती जाएगी तो वो एक कांच की तरह आपको लगेगी, कांच की तरह दिखेगी। तो यहाँ यही चीज़ दिखाई है कि सून द सन वार्म, और जो सन की गर्मी है वार्म, उससे क्या होगा, मैक्स देम शेड क्रिस्टल शेल, और क्रिस्टल शेल के जैसे बन जाएगी वो, जैसे कांच के टुकड़े होते हैं। शटरिंग एंड एवलांचिंग ऑन द स्नो क्रस्ट, और क्या होगा, शटरिंग एंड एवलांचिंग ऑन द स्नो क्रस्ट, और वो है जो एक कांच के जैसी बन जाएगी, स्नो क्रस्ट में बढ़ जाएगी। सच हीप्स ऑफ ब्रोकन ग्लास टू स्वीप अवे यू वुड थिंक द इनर डॉम ऑफ हेवन हैड फॉलन। सच हीप, अब देखो, अब वो जो कांच के टुकड़ों में बदल जाएगी, वो उसकी जो परत है वो एकदम हट जाएगी। फिर क्या होगा, सच हीप्स ऑफ ब्रोकन ग्लास टू स्वीप अवे, हीप बन जाएगा, एक आप बोल सकते हैं ढेर बन जाएगा, हीप ऑफ ब्रोकन ग्लास। ऐसा लगेगा कांच के टुकड़ों का कांच के टूटे हुए टुकड़ों का एक हीप बन गया हो, एक पहाड़ जैसा बन गया हो, एक ढेर बन गया हो, ठीक है। और ये ढेर क्यों बनेगा, क्योंकि जब सन की वार्म आएगी। सच हीप ऑफ ब्रोकन ग्लास टू स्वीप अवे यू वुड थिंक द इनर डॉम ऑफ हेवन एंड फॉलन, और तुमको ऐसा लगेगा, यू वुड थिंक द इनर डॉम ऑफ हेवन एंड फॉलन, कि तुमको लगेगा कि ये एक इनर डूम है हेवन का और फॉलन का। सो ये हमारा फर्स्ट स्टेंजा था। फर्स्ट स्टेंजा में वो बहुत ब्यूटीफुल इमेजरी बता रहे हैं कि जो बर्फ़ है वो लोडेड है किस पे, ट्रीज़ पे, ब्रिजेस ट्रीज़ पे, और उसके लोडेड होने से जो ट्रीज़ हैं वो बेंड हुए हुए, वो झुके हुए हैं, आधे राइट की तरफ आधे लेफ्ट की तरफ। और ये नोटिस ये क्यों कर पा रहा है, क्योंकि वो जो ब्रिजेस के ट्रीज़ हैं वो स्ट्रेट जो ट्रीज़ हैं उनके बीच में है, अक्रॉस द लाइन, उनके लाइन के बीच में, तो ये इसको डायरेक्ट नोटिस कर पा रहा है ये कि ये झुके हुए हैं, और झुकने का रीज़न है लोडेड विद आइस स्टॉर्म्स, आइस से भरे हुए हैं। बट वो जो आइस उस पर लोड है वो क्या होगा, सन की जो वार्म होगी उससे नीचे भी आएगी, गिरेगी भी, जैसे जैसे पिघलेगी नीचे गिरती जाएगी, और जो सन का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन उन पे पड़ेगा तो एक बहुत ब्यूटीफुल सा व्यू बनेगा। आपको बहुत सारे कलर्ड उसमें देखने को मिलेंगे लाइक अ रेनबो। और उसके बाद क्या होगा, वो धीरे धीरे पिघलती जाएगी और वो एक पतली परत, कांच की परत जैसी बन जाएगी, और वो जैसे जैसे गिरती जाएगी एक के ऊपर एक पेड़ से नीचे आके, तो ऐसा लगेगा एक हीप बन गया हो, एक ढेर बन गया हो, किसका, ग्लास का, कांच का ढेर बन गया हो। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई हेवन का फॉलन है ना, बहुत ब्यूटीफुल आपको इमेज लगेगी। सो ये हमारा फर्स्ट स्टेंजा था। कल के वीडियो में हम नेक्स्ट स्टेंजा पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।